क्वेश्चन 13 जल्दी से पढ़ें। पार्ट ए कॉपी पेस्ट है, पहले चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं इसकी। जी सर पढ़ लिए। ओके जी, क्या कहता है जी रिक्वायरमेंट में? कहता है जी सबसे पहले तो प्रिपेयर करें एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यूएशन के लिए जो एंट्रीज पास करनी है वो रिक्वायर्ड हैं, और उसके लिए जाहिर है पूरा का पूरा सवाल ये एनआरवी टेस्टिंग के ऊपर बना हुआ है, सारा सवाल, ठीक है। और फिर फाइनली कहता है कि एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बता दें एज एट 30 जून 2021। तो सर आए ज़रा थोड़ा स्टडी करते हैं। एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है जैसे मैंने आपको पास पेपर में मैंने 2 सवाल इसी तरह से इसी पैटर्न पे करवाए हुए हैं। क्वेश्चन 8 भी इसी तरह से है, क्वेश्चन 9 भी इसी तरह से है। आपको याद होगा मैंने एनआरवी टेस्टिंग का उसूल क्या बताया था कि एनआरवी टेस्टिंग अगर तो वो मुझे डाटा बड़ा क्लियरली देता है कि मेरे टोटल यूनिट्स में से इतने कंटामिनेटेड हैं, इतने डैमेज्ड हैं और इतने सही हैं, यानी गुड और बैड यूनिट्स के बारे में क्लैरिटी दे रहा है और हर एक की एनआरवी टेस्टिंग की जा सकती है, तो सर गुड यूनिट्स अलग करें, बैड यूनिट्स अलग करें, उनकी एनआरवी टेस्टिंग अलग की जाती है, फिर उनको कंबाइन करके टोटल वैल्यू बनाया जाता है, दैट इज रिपोर्टेड इन योर बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर इस सवाल में भी हम देखें तो उसने क्लियरली बताया हुआ है, देखो कि आपके पास पहले कहता है कि आपके 4 प्रोडक्ट्स हैं और इनकी सबसे ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है एज पर वेटेड एवरेज मेथड। देखो कॉस्ट हम यही करते हैं, ऊपर यूनिट्स लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, उसके नीचे एनआरवी कैलकुलेट करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, जो लोअर है उसके ऊपर बुक करके यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू निकल आती है, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि एंट्रीज करनी है टू एडजस्ट द वैल्यू इफ एनी। वो एडजस्ट क्या करने की जरूरत पड़ेगी? एनआरवी टेस्ट, कि किसी की एनआरवी अगर उसकी कॉस्ट से कम है तो सर उसको स्टेप डाउन किया जाएगा, या फैक्ट्री ओवरहेड्स या सीओजीएस को डेबिट करके इन्वेंट्री को आपने क्रेडिट करना है। एंट्रियां मांगी है सिंपल, उसने जितनी प्रोडक्ट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उस हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन आगे मजीद क्या देता है? रिटेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि अगर मैं इसको बेचूंगा तो बेचने का खर्चा ये है, क्योंकि हम जानते हैं एनआरवी का फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट्स इसमें कितने हैं? क्लोजिंग अंदर शामिल है 2400 और 4000, प्रॉपर डिटेल दी हुई है, और उस पर रिवर कितने कॉस्ट का करना पड़ेगा? 260 और 320। एनआरवी आराम से टेस्ट हो सकती है अलग-अलग, गुड यूनिट्स की भी और बैड यूनिट्स की भी, सारी प्राइसेस उसने दी हुई हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी वो सारी उसने प्रोवाइड की हुई हैं। फिर कहता है ड्यूरिंग फिजिकल काउंट ऑफ प्रोडक्ट सी अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन, इट वाज फाउंड कि 5600 यूनिट्स सप्लाइड टू अ कस्टमर वर एरोनियसली रिकॉर्डेड एज 6500 यूनिट्स। एरर ऑफ कमीशन, आपने गलती से ये वाली एंट्री क्या मतलब आपने रिकॉर्ड क्या कर लिया 6500, ठीक है, तो था कितना एग्जैक्टली और ये सप्लाई हुआ था कस्टमर को, ठीक है, तो आपने ज्यादा, तो इन अदर वर्ड्स यू विल हैव टू ऐड इट बैक टू योर स्टॉक, ऐसा ही है ना, क्योंकि सप्लाई आपने 5600 किया, आपने कह दिया कि 6500 हुआ है, ओवर एक्सपेंस कर दिया तो आप अब एक्सपेंस को रिड्यूस करोगे, या क्यों भी कह सकते हैं इन्वेंट्री में वापस ऐड बैक करेंगे, कितने का? 900 से। ओके, इसके अलावा क्या कहता है? कहता है जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं दे कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट्स, ठीक है। डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं उनके ऊपर आप वो कह रहा है कि अभी करंटली मार्केट में ना जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं वो मार्केट में बिक सकते हैं 60% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस, यानी कि अभी जो रिटेल प्राइस चल रही है इनकी उसके ऊपर कोई रीवर्क अगर ना करें तो उसको ऐसे ही बेच सकते हैं, और कोई रीवर्क नहीं होगा, कोई सेलिंग कॉस्ट आपको बियर नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही आप बेच सकते हैं। अब हम देख लेते हैं, उसमें 2 ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि एनआरवी 2 तरह से कैलकुलेट होगी, किसकी? 2 पॉसिबल एनआरवीज हैं। जहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना छोटा सा डिसीजन मेकिंग का मामला है, वो डैमेज यूनिट्स के ऊपर है। डैमेज यूनिट्स के ऊपर एक तो ऑप्शन है कि इस पर रिवर्क करके तो रिटेल प्राइस पे बेच दें, लेकिन जाहिर है जब बेचेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप ना रिवर्क करें ना सेलिंग एक्सपेंसेस भी करने हैं, ऐसे ही अगर बेचना है तो कितने में बिक जाएगा? 60%। यार ऐसे ही समझ लो कि जैसे तुम्हारे पास कोई पुरानी, या किसी बंदे के पास कोई पुरानी गाड़ी है, वो कहता है कि यार अगर ऐसे ही मैं बेच दूँ ना इसी हालत में तो 4 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। एक मैकेनिक आया, उसने कहा यार मैं तो दसा सही गल
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 50,000 ਲਾओ, ਇਹਦੇ ਤੇ 50,000 ਲਾओ तो एक गड्डी 5 लाख की विक जाएगी। ये बहुत केसेस तुम सुनते हो इस तरह के, ये बड़े नॉर्मल है। आप इस पे 50,000 लगाएं तो ये 1 लाख की, तो आप क्या लगाना पसंद करेंगे? रीवर्क। आप बिल्कुल करेंगे। क्यों यार? 50,000 का इजाफी खर्चा करके 1 लाख का इजाफी बेनिफिट मिल रहा है, नेट में 50,000 का फायदा है कि नहीं है? तो ये ऐसे ही समझ लो कि ये दो तरह की एनआरवीज हैं कि इसको अगर हम सेल आउट करेंगे, अगर एज इट इज सेल आउट करेंगे तो क्या मामला होगा? 60% ऑफ द रिटेल प्राइस फैच हो जाएगी। लेकिन आप इसको अपनी रिटेल प्राइस पे बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या? रीवर्क करना पड़ेगा पर यूनिट और साथ सेलिंग कॉस्ट। तो मुझे देखना पड़ेगा किसकी एनआरवी ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, आपने इसको किस वैल्यू पे रिपोर्ट करना है? एनआरवी के ऊपर। वो एनआरवी जो कि ज्यादा वैल्यू मार्केट से फैच करके देगी। बट नॉर्मल सी डिसीजन मेकिंग वाला एक मामला है कि यार मैं वही काम करना पसंद करूंगा ना इसके साथ बेचने वाले के हवाले से कि यार जो मुझे ज्यादा फायदा देगा, रीवर्क वाला या विदाउट रीवर्क वाला, तो वो मैंने स्टडी करना होगा इसके अंदर। तो ये डिफेक्टिव यूनिट्स का मामला है। फिर वो कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट्स सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट अ डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑफ AL's करंट रिटेल प्राइस, OL वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेलिंग प्राइसेस अकॉर्डिंगली। तो सर आपकी एक तो प्राइस ही उसने पुरानी दी हुई है ना, कहता है कि आपको अपनी प्राइस भी उस हिसाब से घटानी पड़ेगी। किस हिसाब से? आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई चूंकि इन आइटम्स ने नियर फ्यूचर में जाकर बिकना होता है। जब एनआरवी टेस्टिंग करते हैं तो आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेते हैं कि यार अब जब मैं इसको अगर नियर फ्यूचर में बेचूंगा तो किस सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा। इसलिए तो एनआरवी का फॉर्मूला है। एनआरवी का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस थोड़ी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। तो वो कह रहा है कि अब आपके कंपेटिटर्स जो है ना, उन्होंने प्राइसेस क्या कर दी हैं? रिड्यूस कर दी हैं। तो आपको भी सीओडी की प्राइस आप फ्यूचर में जाके जब बेचोगे तो कितने की करनी पड़ेगी? कितने की बेचनी पड़ेगी? डिस्काउंट के साथ। तो अब जो करंट रिटेल प्राइस है आपकी वो क्या है? वो भी आपको इस हिसाब से डिस्काउंट एडजस्ट करके तो रखनी पड़ेगी। तो आए सर इसका एक फॉर्मेट डेवलप करते हैं और इसके एनआरवी टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, इसके गुड यूनिट्स और इसके बैड यूनिट्स अलग कर देंगे। दोनों की एनआरवी टेस्टिंग हम अलग अलग परफॉर्म कर लेंगे। जी सर। जर्नल एंट्रीज की बेशक हेडिंग दे लो और फिर हम अपनी वर्किंग नेक्स्ट में मूव करवा लेते हैं। जी वर्किंग नंबर 1 एनआरबी टेस्टिंग ऑफ गुड यूनिट्स है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम एनआरबी टेस्टिंग ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स पे चले जाएंगे। जी कौन से प्रोडक्ट्स हैं? A, B, C और D। जी सर यहाँ पे आपके पास यूनिट्स आ गए और यूनिट्स कौन कौन से हैं? जी गुड यूनिट्स अब आपने लेने हैं 15,000, 25, 5 और 8। इसमें से डिफेक्टिव जरा माइनस कर दो। 15,000 माइनस 2400 12,600 और इसके बाद क्या है? बी ये मेरा ख्याल 21,000 है। 25,000 माइनस 4,000। इसमें मेरा ख्याल है मसले मसाइल कोई नहीं है। गुड यूनिट्स और बैड यूनिट्स के लिए आपने किस चीज का इंपैक्ट लेना है? इसमें रिटेल प्राइस उसने इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स दी है। पहले तो मुझे बताया मैं इसके साथ क्या करूं? ऐसी वैल्यू ले लूं 10%। 10% का सेल्स टैक्स है। क्या इसके साथ करूं? क्या क्यों लेस करूं? नहीं सर ये रीजन तो नहीं है, मैं तो लॉजिक पूछ रहा हूँ। करने को तो चलो मैं कर दूं, चलो ठीक है कर दिया सर, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? सर ज़हन में रखें हमेशा सेल्स टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ना हिट करती है, ना उसको इफेक्ट करती है, ना आपका उससे कोई लेना देना है। इनकम स्टेटमेंट में भी कभी नजर नहीं आती आपको सेल्स टैक्स। क्यों नहीं नजर आती? इसकी एंट्री होती क्या है?
सर कभी भी सेल्स रेवेन्यू के साथ इसको क्लैश नहीं किया जाता। आप देखो ये है क्या, इतना सा कॉन्सेप्ट तो तुम्हें है ना कि जब बेचते हो तो सरकार के बिहाफ पे तुम एजेंट होते हो और आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हो, और जब तुम उसको बनाने के लिए जो चीजें खरीदते हो उसके लिए जो सेल्स टैक्स पे करते हो इनपुट टैक्स है। आउटपुट और इनकम को इनपुट टैक्स को आपस में एडजस्ट करते हो, नेट में सरकार को पे कर देते हो, तुम्हारी जेब पे हिट ही होनी पड़ती, तुम्हारी ऑपरेशन को ये चीज हिट ही नहीं करती कहीं से भी। ये इनकम टैक्स थोड़ी है, ये तो सेल्स टैक्स है जिसका बेचारा मलबा किस पे करना है, कस्टमर पे, वो बियर करता है सारे बता। फिर देखो अगर तुमने एक इनवॉइस है तुम्हारी वो 117 की इनवॉइस है जिसमें से 100 रुपया इनवॉइस वैल्यू है मेन की गुड्स है और 17 रुपया क्या है सेल्स टैक्स। इसकी एंट्री क्या होती है, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट। सर सेल्स कितने से बुक होती है 100, सेल्स टैक्स कितने से बुक होगा 17, और डेटर को क्यों 117 बुक किया है, क्योंकि कस्टमर से तो सारा पैसा कलेक्ट करना है, कस्टमर से सारा पैसा 117 कलेक्ट करोगे, जो तुम्हारी इनवॉइस की कीमत है वो, और जो तुमने सरकार के बिहाफ पे कलेक्ट करना था 17 रुपए। अब ये इसको क्यों इस तरह से क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि लायबिलिटी नेचर है, आपने ये सरकार को पे करना है, जब सरकार को पे करेंगे सेल्स टैक्स डेबिट और कैश इवेंट क्रेडिट, तो क्या इसने सेल्स को हिट किया इनकम स्टेटमेंट को नहीं, तो कभी भी प्राइसेस के साथ कॉस्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं होता सेल्स टैक्स का। सर इसको निकाल के बाहर करें, ठीक। लेकिन अगेन मैं वहीं पे कर रहा हूं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सर एक तो मैं प्राइस लेने लगा हूं इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, फिर उसमें सेल्स टैक्स निकालते हैं और कुछ एडजस्टमेंट करनी है, अभी प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्काउंट उसने कहा होगा कि अब किस किन को अगर बेचोगे, मेरा ख्याल सी और डी है, बी एंड डी, इनको अगर बेचेंगे अब नियर फ्यूचर में तो सर ये ना डिस्काउंट के साथ आपको बेचना पड़ना है, तो डिस्काउंट भी एडजस्ट करते हैं, वहां से एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकलेगी। तो सर सबसे पहले रिटेल प्राइस जो कि गिवन है, ठीक है, वो कितनी है बच्चे, वैल्यूज बताते जाओ। नेक्स्ट क्लियर जी। उसके बाद लेस करते हैं सेल्स टैक्स, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, अगर मैं फॉर इंस्टेंस कहता हूं सी, ठीक है ना, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो इस वैल्यू को अगर 1.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू है आफ्टर सेल्स टैक्स, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, सेल्स टैक्स का पोर्शन। अगेन इसको अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 1 टाइम करो, उससे भी डायरेक्ट यही वैल्यू आएगी, कितनी निकाली है 104, ये दोनों में। तो सर सेल्स की वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स उसको माइनस कर दें इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स की वैल्यू के साथ, रिमेनिंग 9 नेक्स्ट ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद सर क्या निकलेगी एस्टिमेटेड, ये डिस्काउंट बी और डी में है, ए और सी में नहीं है, तो सर डिस्काउंट कैलकुलेट करें, ये सेल्स टैक्स की वैल्यू मैंने माइनस करनी है, ठीक है, 900 के ऊपर डिस्काउंट लगेगा, 900 इंटू 15%, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बनती है 1800 में रखा है, क्योंकि प्राइस पे डिस्काउंट लगता है, सेल्स टैक्स वगैरह साइड पे है, जो मेन प्राइस का तयन किया गया है वैल्यू 135 360, यहाँ तक का पॉइंट। अभी मैंने सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाली है जो कि कितनी बन रही है, पहले की बात तो बोलिए, नेक्स्ट 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 1440 लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, वो कितने कितने डिटेल करो आगे बताओ। ये देखो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने 80 75 100 100 और 110। चले ये एनआरवी आ गई। अब ये जो गुड यूनिट्स है इसमें कोई कॉस्ट टू कंप्लीट नहीं आ रहा, ये कौन सा डैमेज है, तो क्या सर आपकी एनआरवी निकले हैं 960
13 ठीक है 13 जी। इसको हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं सी। यही चीजें कैलकुलेट करनी होती है कॉस्ट, एनआरबी और यूनिट्स। अब क्या करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या देखना है कि किस में किसकी एनआरबी कॉस्ट से नीचे है। तो सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी, इसको डी बोल देते हैं। आया नहीं फैसला सभी कॉस्ट है ये नहीं, बी की तो कॉस्ट से कम है ना, तो सर ये 690 लिया जाए। बाकी देख लेते हैं, बाकी की कॉस्ट एनआरबी ज्यादा है कॉस्ट से, एनआरबी ज्यादा है कॉस्ट से, एनआरबी ज्यादा है कॉस्ट से, बस ठीक है। तो ये बाकी जो है वो 800 लिया जाएगा, 900 और ठीक है। तो सर ये वाली जो आइटम है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और हम इसको बुक कर लेते हैं। तो यहीं से कर लो, जगह नहीं है आगे जाकर इसको कैलकुलेट कर देता हूँ जी। लॉस फ्रॉम एनआरबी टेस्ट किसका, बी का जी। और क्या लॉस है सर, 700 minus 690 into how many units, बताएं 2 लाख एग्रीड, इतना ही लॉस है। पहले देख लेते हैं बैड यूनिट्स की भी वर्किंग कर लेना, फिर इकट्ठी एंट्रीज पास कर लेंगे। एक तो ये मार्क हो गई जी। यहाँ पे क्या है ए जी, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट हो गई जाएगी, तो यहाँ पे है कितनी है जी 800 और 700। फॉर इंस्टेंस इसको आप एक रेडी कर ई और एफ बोल दें। उसके बाद एनआरबी की कैलकुलेशन कर लेते हैं एज कैलकुलेटेड, ये ध्यान में रखो, मैं वहीं से शुरू करने लगा हूँ। ये देखिए ये वाली वैल्यू एस्टिमेटेड सेल प्राइस ले ली जाएगी, फिर उसके बाद क्या है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस ये लिए जाएंगे ठीक। एक ऑप्शन क्या है एनआरबी एज कैलकुलेटेड, अभी इसमें एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या कॉस्ट टू रिवर्क। दो एनआरबीज निकालेंगे और हम इसमें से बेहतर वाली चुनेंगे और फिर उसको कॉस्ट से कंपेयर करेंगे ठीक है। एक एनआरबी जो पहले कैलकुलेटेड, इसमें एडजस्ट करने लगा हूँ रिवर्क कॉस्ट, जो कि क्या कही जाएगी कॉस्ट टू कंप्लीट। कितनी कॉस्ट टू कंप्लीट है 260 और 320, 260 और 320। सर यहाँ पे मैंने एनआरबी कितनी कैलकुलेट की है 960 और 690, ये एनआरबीज हैं। तो इसको कह सकते हैं एनआरबी विद रिवर्क या विद कॉस्ट टू कंप्लीट, एग्रीड। इनकी ही बनेगी, वैल्यू बताएं 700 370 और क्या है सर एनआरबी विदाउट रिवर्क। अगर हम रिवर्क नहीं करते, इसको फॉर एग्जांपल हम एच बोल देते हैं और ये हम कितनी परसेंट वैल्यू ले रहे हैं 60% ऑफ एस्टिमेटेड रिटेल प्राइस। और अब हमारी एस्टिमेटेड रिटेल प्राइस कितनी है सर, ये है एस्टिमेटेड रिटेल प्राइस। कहना नहीं है क्या कैलकुलेट क्या हो रही है, नियर फ्यूचर में बेचा गया तो किस प्राइस पे, तो सर आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचनी है, बात समझ रहे हैं। तो यही प्राइस देनी है 1040 का 60% और 765 का
यहाँ मैं लिख देता हूँ 1040 का 60% और जी 459 जी सर क्या कहेंगे हायर ऑफ जी एंड एच। तो सर हायर क्या है दोनों यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली लेके चलो इसमें क्या बेहतर एनआरबी मिल रही है 700 इसमें क्या एनआरबी बेहतर मिल रही है सर 700 और 459 सर इसको रिवर करके बेचना बेहतर है इसको रिवर ना करके ऐसे बेच देना ज्यादा बेहतर है सर इसको आप बोलते हैं क्या आई अब सर किसको कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी और वो वाली एनआरबी जो कि मैंने कहां कैलकुलेट की है आई ये देखो कॉस्ट और ये वाली एनआरबी इन दो को कंपेयर करना ये कॉस्ट और ये वाली एनआरबी इसको लिंक कर दें इसके साथ बताएं इन दोनों में से लोअर कौन सी अगर हम पहले की बात करते हैं तो एनआरबी ही लोअर है तो सर एनआरबी ठीक और ये भी दो ही लॉस आते हैं जी ए और बी अच्छा यहाँ पे बी का ही मसला था चलो यहाँ पे जो गुड यूनिट्स है उसमें भी लॉस है गुड यूनिट्स में भी बी का लॉस है बैड में बी का भी लॉस है और ए का साथ लॉस है तो ठीक है जी दोनों लॉसेस कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास वैल्यूज आ गई है जी लॉस यहाँ लिखते हैं जी लॉस फ्रॉम एनआरबी टेस्ट बैड या डिफेक्टिव यूनिट्स लॉस फ्रॉम एनआरबी टेस्ट ये हम बात कर रहे हैं ए की और ये बात कर रहे हैं बी सर ए कॉस्ट और एनआरबी 800 माइनस 700 बचे यूनिट्स कितने हैं 24 ठीक है और उसके बाद ये अगेन नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं मैंने इसीलिए तो इसको हर एक को नंबर्स दिए हैं जगह नहीं थी तो मैंने फिर आगे लिखा जी इसी तरह से यहाँ पे है 700 वर्सेस 749 सॉरी 459 इनटू यूनिट्स कितने हैं 4000 वैल्यूज दोनों कितने हैं 9,64,000 क्लियर ले सर और इसके अलावा एक और चीज भी है क्या है एक आइटम थी ये देखो ना आगे खत्म हो गया ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंटरी काउंट मटेरियल्स जो प्रोडक्ट सी है उसकी डिस्क्रिपेंसी है ठीक है वो तुमने सप्लाई किया था तो 900 यूनिट्स है वो तुमने उसकी सप्लाई बुक कर दी थी 6500 की गलती से ओवर तो अब इसको आप ऐड बैक करेंगे ना स्टॉक ये ऐसे ही समझ लो जैसे इशू रिटर्न है या सेल रिटर्न है जब सेल रिटर्न होती है तो सर देखा जाता है या इशू रिटर्न में तो देखा जाता है कि ओरिजिनली जब चीज सेल की थी तो किस रेट से जो अभी मैं बता गया है तो फिर उसी से वापस ऐड बैक किया जाएगा नहीं तो लेटेस्ट वाला जो रेट लेटेस्ट वाला रेट कौन सा है कौन सा बी है कि सी है सी तो सी की कॉस्ट कितनी बनती है अभी ये जो आपने आपको उसकी कॉस्ट बना के दी है ये किस तरह से दी है देखो क्या कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड आपने पूरा स्टॉक लेवल कार्ड बनाया और एंड पे जो कॉस्ट आपको मिली वो ये वाली कॉस्ट है तो सर आप यूं ही समझें कि जब पूरा पीरियड क्लोज हो गया तो मुझे एक एरर का पता चला एरर का क्या पता चला कि कुछ दिन पहले मैंने क्या किया कि एक इशू बुक कर दी और हाई क्वांटिटी के साथ बुक कर दी ठीक है अब मैंने इसको वापस इशू रिटर्न लाना है और जाहिर है इशू रिटर्न की क्या नौयत होती है डेट ऑफ इशू देखें अगर तो उस डेट के बारे में उसने बताया कि उस वक्त रेट क्या है तो उसके साथ इशू रिटर्न बुक करते हैं अगर नहीं तो लेटेस्ट कौन सी है सर जो पीरियड क्लोज की है और वो वही वाली है जो कि 900 की है तो इसको भी एक रिटर्न के तौर पे बुक किया जाएगा तो देखो एंट्रियां कितनी बनी एक सी का इन्वेंटरी में एडिशन होगा बतौर इशू रिटर्न फिर ए की एनआरबी टेस्टिंग होगी और एक बी की एनआरबी टेस्टिंग होगी फॉर गुड यूनिट्स एंड बैड यूनिट्स
ये 3 एंट्रियां बनती हैं, ठीक है। 2 एनआरबी टेस्टिंग वाली और 1 स्टॉक में एडिशन वाली। तो सर ये एंट्री हम यहाँ प्लेस कर देते हैं कि सबसे पहली ए की एनआरबी टेस्टिंग, आप फैक्ट्री ओवरहेड्स कह रहे हैं बेशक या सीओजीएस दोनों कह सकते हैं, और क्रेडिट कर लेंगे आप, अगर आप एक ही अकाउंट यूज कर रहे हो तो इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट कह सकते हैं, वरना आप इसमें कह सकते हैं कि इन्वेंटरी अकाउंट भी बोल सकते हैं। सो आई एम यूजिंग इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट। जी सर क्या वैल्यू है ए की, यहाँ पे लिखते हैं एनआरबी टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, कितनी वैल्यू थी वर्किंग सेकंड से 2,40,000। फिर उसके बाद क्या है, अगेन फैक्ट्री ओवरहेड्स या सीओजीएस और इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट, जी एनआरबी टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी गुड एंड डैमेज कहना है, डिफेक्टिव जैसे मर्जी कहना है, इसका रेफरेंस आप वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2 दे दें। क्या दो वैल्यूज है सर, 2,10,000 और 9,64,000, 2,10 और 9,64,000 वैल्यू बताएं। 1.174 एग्री। और फिर इशू रिटर्न बुक करनी है आपने, और सर वहां पे क्या होगा, इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट डेबिट और सीओजीएस, क्योंकि आपने जब इसको बुक कर दिया था, कस्टमर को सप्लाई कर दिया, तो सेल कर दिया, तो सेल करते हुए सीओजीएस को क्रेडिट किया जाता है, सीओजीएस को डेबिट किया जाता है, ठीक है, और इन्वेंट्री में से निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री में वापस लाएंगे, सीओजीएस को क्रेडिट करेंगे, और क्या वैल्यू होगी 900 यूनिट्स है और 900 की कॉस्ट, वैल्यू बताएं। मैं ख्याल 8,10,000 बनेगी इससे। सो 900 यूनिट्स और ये जो है वो आपकी कॉस्ट है। ठीक है सर, एनी क्वेश्चन? एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज अपडेटेड कैलकुलेट हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि हर इन्वेंटरी ए, इसके यूनिट्स कितने हैं और इनका क्या रेट है, एनआरबी है या ये कॉस्ट है, ये सब कैलकुलेट हो चुकी है। ये तो मोमो असाइनमेंट को तो आप मार्क कर सकते हो। यू हैव द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट्स। लॉस हमें कैलकुलेट करना था, एंट्री कॉस्ट